चलिए तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक, आप सभी को पता है कि ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो प्रीवियस ईयर को लेते फॉर्मेट करके ये हमारी सिलेबस चल रही है। तो अभी तक हमने परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं और आगे हम कल क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, तो जो लोग भी नए जुड़े हैं एक बार हम बता दे रहे हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक, तो पहले हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। संगीत की परिभाषा हमने देख ली अभी तक, और ध्वनि हमने देख लिया, श्रुति को भी हमने देख लिया, और संगीत देखा है हमने, ध्वनि देखा है, श्रुति के विषय में बहुत डिटेल फॉर्म में हमने देखा है। श्रुति में हमने 7 स्वरों का जो विभाजन होता है उसको भी हमने देखा था। हमारा जो भरत जी के द्वारा सारणा चतुष्टयी हुई थी, ठीक, भरत जी के द्वारा जो सारणा चतुष्टयी हुई थी उसको भी हमने देखा था। मध्यम ग्राम के अंतर्गत देखा था, षड्ज ग्राम के अंतर्गत देखा था, गंधार ग्राम के अंतर्गत भी हमने 22 श्रुतियों के अंतर्गत 7 स्वरों का जो विभाजन होता है उसको हमने श्रुति के अंतर्गत देखा था। उसके बाद हमने नाद भी देखा है। ठीक, नाद के जो 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। आहत नाद जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं, और जो हमारा अनाहत नाद होता है जो कि ब्रह्म लोग सुन सकते हैं, या वो ऐसा ध्वनि होता है जो आमतौर पे आम मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। और नाद का जो गुण होता है, तारता, तीव्रता, गुण एवं जाति, जो भी हमारी नाद की 3 विशेषताएं हैं, हमने उसको भी डिटेल फॉर्म में पढ़ा है। आगे हमने वादी स्वर को पढ़ा है। ठीक, वादी स्वर को कवर किया है। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर को हमने डिटेल फॉर्म में कवर किया है वहां पे कि वादी और समवादी के बीच में कितने स्वरों का अंतर होता है उसको हमने देखा है। तो अभी तक हमारी 14 से 15 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी 15वीं क्लासेस है। ठीक, तो वादी स्वर हमारा क्या कहलाता है, ये हमने इतना डिटेल फॉर्म में पढ़ा चुका है। ठीक, और भी हमारी आगे जो हम पढ़ाएं उसको बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो वादी स्वर के विषय में हमने बताया था कि राग के अंतर्गत जिन स्वरों का अधिक प्रयोग किया जाता है वो हमारा वादी स्वर होता है, और वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वादी स्वर को कवर कराया। फिर आते हैं समवादी स्वर पे। तो समवादी स्वर के विषय में हमने क्या बताया था, स्वर समवादी के विषय में हमने पढ़ा था कि समवादी स्वर वो होता है जो कि वादी स्वर से कम प्रयोग किया जाए। ठीक, वादी स्वर के बाद जिस स्वर का कम प्रयोग किया जाए हमने वो स्वर क्या कहलाता है, हमारा समवादी स्वर कहलाता है। उसके बाद हमने विवादी स्वर को पढ़ा था। उसके बाद हमने अनुवादी स्वर को पढ़ा था। ठीक, अनुवादी स्वर को भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने सप्तक को पढ़ा है कि हमारे सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर होते हैं, कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं, कुल कितने तीव्र स्वर होते हैं, टोटल हमारे स्वरों की क्या संख्या है उसको भी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक, उसके बाद हमने सप्तक के विषय में देखा है। उसके बाद हमने आरोह, अवरोह, अलंकार जो भी है, ठीक, आरोह हमने पढ़ा है, अवरोह को भी हमने पढ़ा है। ठीक, आरोह किसे कहते हैं, स्वरों का जो चढ़ता क्रम होता है, सारे गमा पधा निसा, वो क्या है, हमारा आरोह क्रम है, और नीचे जो स्वर उतरता है वो क्या है, हमारा अवरोह क्रम है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वादी, अनुवादी, वर्ज स्वर को भी हमने देखा था। ठीक, वर्ज स्वर को भी हमने देखा है, पकड़ को भी हमने देखा है। उसके बाद हमने आरोह, अवरोह, अलंकार देखा है। ठीक, अलंकार को हमने पढ़ा है, पलटा को हमने पढ़ा है, पलटा को पढ़ा है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, सरल, जटिल, जो भी है हमारा, वो हमने अलंकार के प्रकार पढ़े हैं। थाट को हमने बहुत ही डिटेल में लेके चला है। ठीक, थाट को हमने पढ़े हैं कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल थाटों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक, और थाट के अंतर्गत हमने क्या देखा है, थाट की विशेषताओं को देखा है। ठीक, थाट की विशेषताओं को देखा है, और थाट को दक्षिण में उन्हीं थाटों को क्या कहा जाता है वो भी हमने यहाँ पे देखा है अपने, ठीक, अपने प्रीवियस क्लासेस में थाट के देखे हैं, थाट का इंपॉर्टेंस देखा है, थाट का दक्षिण में क्या है वो देखा है। फिर हमने राग के विषय में देखा है। ठीक, राग को हमने डिटेल में पढ़ा है, राग को। फिर आते हैं राग की जातियों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। फिर राग और थाट की तुलना जो है हमारी, राग और थाट की तुलना, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में लेके चला है। राग की जाति, राग के लक्षण को हमने पढ़ा है। ठीक, राग के लक्षण को हमने पढ़ा है। ठीक, राग के क्या क्या लक्षण है, थाट एवं राग का तुलना, हमने लय पढ़ा है। ठीक, लय को भी हमने कवर करा लिया है। लय में हमारा विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, कौन कौन सी हमारी लय है। लय के अंतर्गत हमने लयकारियां भी पढ़ी है। ठीक, लयकारियां भी हमने क्या किया है, कवर किया है। ठीक, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको कवर किया है, ये तो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ताल को भी देखा है। ठीक, ताल को भी हमने कवर किया है।
आज हमारा हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे 10 प्राण ऑफ ताल, ठीक, 10 प्राण ऑफ ताल, ठीक। तो हमने अभी तक कितने सारे टॉपिक को कवर कर लिया वो एक बार देखते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा, संगीत देखा, ध्वनि देखा, तीसरा श्रुति देखा, चौथा नाद देखा, पांचवा वादी देखा, छठवां संवादी, सातवां विवादी, आठवां अनुवादी, नौवां सप्तक, 10वां आरोह, 11वां अवरोह, 12 वर्ज, 13 पकड़, 14 अलंकार, 15 पलटा पलटा, ठीक। उसके बाद 16 फिर ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक। तो हमने अभी तक 25 टॉपिक को कवर कर दिया, ठीक। जो भी नए जुड़े हुए हैं, सैटरडे और संडे हमारा ऑफ होता है, ठीक। तो आप इन 2 दिनों में आप सभी लेक्चर को कवर कर सकते हैं, ठीक। तो हमने इतना सारा टॉपिक अभी तक कवर करा दिया है। आगे कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आपके 10 प्राण ऑफ ताल आज पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। आज हम लोग पढ़ लेंगे 10 प्राण ऑफ ताल, 10 प्राण ऑफ ताल आज हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्या देखेंगे, कल आने वाले जो टॉपिक होगा उसमें मिंड को देखेंगे, आलाप देखेंगे, खटका को देखेंगे, मिंड को देखेंगे, मिंड के बाद हमारा कड़ है, कड़ को देखेंगे, ठीक। और भी जो सारी चीजें हमारा वर्ण, आलाप, खटका, मिंड, ये सब चीजें जो हैं वो हम कल देखेंगे। आने वाले समय में ग्राम को देखेंगे, ठीक। ग्राम की जो 3 ग्राम होते हैं उन ग्राम के अंतर्गत स्वरों का किस प्रकार से स्थापना किया गया है, ग्राम देखेंगे। उसके बाद हमारा आने वाला समय में स्वर संवाद के विषय में देखेंगे, स्वर संवाद। उसके बाद हम मूर्छना को कवर करेंगे, ठीक। मूर्छना को कवर करेंगे। मूर्छना की कुल संख्या 21 होती है, ठीक। और प्रत्येक मूर्छना में 7-7 मूर्छनाएं होती हैं और 3 मूर्छनाएं होती है, सरज ग्राम की 7 मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं और गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं, ठीक। इस प्रकार से हम मूर्छना को कवर करेंगे। परमेल प्रवेशक राग को कवर करेंगे, ठीक। परमेल प्रवेशक राग है, अर्धदर्शक स्वर है, ठीक। अर्धदर्शक कौन सा होता है हमारा, तो मध्यम को अर्धदर्शक स्वर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। उसके बाद आने वाले समय में हम संधि प्रकाश राग को समझेंगे कि संधि प्रकाश राग क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमारा हारमोनी मेलोडी है, लयकारी है, तराना है, काकू है, निबद्ध, अनिबद्ध और गमक, ठीक। तो ये सारी आपकी जो चीजें हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड आपको दिखने को मिलेंगे। इन सारी टॉपिकों से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक। हमने कुछ भी इस सिलेबस के फॉर्मेट में कुछ भी हमने ऐड ऑन नहीं किया है, बस जो प्रीवियस ईयर में जिन जिन टॉपिक से आपके प्रश्न आए हैं केवल उन्हीं टॉपिक को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है और वहां से हम अब क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल स्टडी करते हुए हम क्या करेंगे, सभी टॉपिकों को कवर करते चलेंगे, ठीक। तो ये तो आपका हुआ परिभाषिक शब्द के विषय में। और भी जो हमारा सिलेबस है जिसमें हमारा घराना है, ठीक। हमारा घराने में क्या कवर करेंगे, तबला का घराना है, गायन का घराना है, सितार का घराना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपके घराने हैं सिलेबस के अंतर्गत। और आपका क्या है, राग है, ठीक। जो भी हमारा 25 या 26 राग होगा वो सभी राग आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक भी चीज हमने एड ऑन नहीं किया है, जो जो हमको इंपॉर्टेंट लगा है उसके बाद हमने वहां पे एड ऑन किया है या हम करेंगे पढ़ाते समय। उसके बाद और आपके ताल से रिलेटेड वहां पे जो प्रश्न थे 15-20 तो आपके ताल होंगे। जो भी सिलेबस का फॉर्मेट देखा होगा वो इस चीज को समझता होगा। घराना है, राग के विषय में है, ताल के विषय में है, वर्गीकरण के विषय में, जैसे कि राग वर्गीकरण, ठाट वर्गीकरण, और भी जो वर्गीय राग रागांगी पद्धति है वो सब हमारा है। घराना है, पुरस्कार के विषय में, ठीक। पुरस्कार के विषय में पूछा गया है। जो भी हमारे 7-8 ग्रंथ हैं उसके विषय में पूरा अच्छे से वहां पे प्रश्न सीधा सीधा सिंपल पूछा गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। फिलहाल हमको आज क्या करना है, 10 प्राण ऑफ ताल को देखना है। यहाँ हमने 25 टॉपिक को कवर करा दिया है, ठीक। और ये आने वाले समय में आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं, ठीक। ये 25 हो गया, 26वां टॉपिक आपका ये है, 27वां टॉपिक ये है, 28वां ये है, 29 ये है, 30 ये है, 31 ये है, 32 ये है, 33 और 34, ठीक। इतनी सारी आपकी टॉपिक हैं और भी शब्दावली के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक होंगी। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आगे इतना आने वाले समय में ये पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो आज का क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10 प्राण ऑफ ताल, ठीक। 10 प्राण ऑफ ताल, ताल के 10 प्राण, ठीक। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इसका वर्णन संगीत मकरंद में किया गया है, नारद ने सर्वप्रथम। ठीक, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा आपको दिया जाएगा, बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो ही रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या, संगीत मकरंद के अंतर्गत सर्वप्रथम 10 प्राण ऑफ ताल का जिक्र कहाँ किया गया है? सर्वप्रथम 10 प्राण का जो जिक्र है किसमें किया गया है? संगीत मकरंद ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। ठीक, संगीत मकरंद के अंतर्गत किया गया है। और संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत मकरंद के जो लेखक है वो है हमारे नारद जी। ठीक, संगीत मकरंद के जो लेखक है वो है हमारे नारद जी। इन्होंने ही 10 प्राण ऑफ ताल का वर्णन संगीत मकरंद ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने अपने ग्रंथ के अंतर्गत किया है। ठीक, ताल के 10 बातें आवश्यक होती हैं, उन्हीं 10 आवश्यक बातों को इन्होंने ताल के 10 प्राण से क्या किया है? संबोधित कर दिया है। ठीक, यहाँ पे हमने एक टॉपिक जाना। दूसरा टॉपिक हम क्या कह रहे हैं कि ताल के जो 10 जरूरी बात होते हैं, ताल के 10 बातें आवश्यक होती हैं, इन 10 तत्वों को ताल के 10 प्राण के नाम से क्या किया गया? जाना गया। ठीक, ताल के 10 प्राण कहा गया या जाना गया। ठीक, कहा गया है। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो हमारा 10 प्राण ऑफ ताल है, सर्वप्रथम संगीत मकरंद में इसका नारद जी ने वर्णन किया है। ताल में जो 10 चीजें आवश्यक होती हैं, ताल में कौन सी 10 चीजें आवश्यक होती हैं उसको हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। ठीक, ताल की जो 10 बातें आवश्यक होती हैं, मतलब कि ताल बजाते या गाते समय जो 10 बात आवश्यक होती हैं, वही क्या हो गया? 10 ताल ऑफ प्राण हो गए। वही जो 10 तत्व हैं हमारे ताल के प्राण के नाम से जाना गया। ठीक, वो 10 प्राण ऑफ ताल क्या है उसको हम एक बार नाम देख लेते हैं कि वो जो हमारा 10 तत्व है ताल के अंतर्गत वो कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है हमारा 10 प्राण ऑफ जो हमारा ताल है उसके अंतर्गत हम 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9 10। ठीक, ये क्या है? हमारे 10 प्राण ऑफ ताल है। और क्या क्या नाम है देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा काल। ठीक, 10 प्राण के अंतर्गत काल है। अब काल को क्या कहते हैं या काल का क्या काम है ताल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल 10 प्राण का नाम जान लेते हैं। ठीक, काल है, उसके बाद आता है हमारा क्रिया, उसके बाद आता है कला, उसके बाद आता है हमारा मार्ग, उसके बाद आता है अंग, उसके बाद आता है यति, प्रस्तार, ग्रह लय एवं जाति। ठीक, तो ये क्या है? हमारे ताल के 10 प्राण का नाम है। ठीक, इसको भी विभाजित किया गया है। ठीक, इसको किसके अंतर्गत विभाजित किया गया है? तो इसको महाप्राण एवं उपप्राण के अंतर्गत क्या किया गया है? इसको विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन से महाप्राण के अंतर्गत हमारा 10 प्राण ताल के में से आएगा और कौन सा उप प्राण के अंतर्गत आएगा उसको देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ 1 और ये 2। ठीक, तो महाप्राण के अंतर्गत जो हमारे 10 प्राण का नाम आने वाला है उनमें से है, पहला है हमारा काल, उसके बाद है हमारा मार्ग, उसके बाद आता है हमारा क्रिया, उसके बाद आता है हमारा अंग, उसके बाद आता है हमारा ग्रह। ठीक, तो ये सब महाप्राण के अंतर्गत आता है। उप प्राण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो हमारा उप प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन कौन सा बचा है? हमारा जाति, जाति के बाद आता है हमारा कला, उसके बाद आता है हमारा लय, उसके बाद आता है हमारा यति, उसके बाद आता है हमारा प्रस्तार। ठीक, तो हमारे महाप्राण के अंतर्गत कितने प्राण आए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, 1
1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये 5 जो हमारे 10 प्राणव ताल है, इनमें से जो 5 है प्राण वो महाप्राण के अंतर्गत आया है। उप प्राण के अंतर्गत आया है जाति, कला, लय, यति एवं प्रस्तार। ठीक, तो इस प्रकार से 10 प्राण जो है, 10 प्राण 2 में विभाजित हुआ है, महाप्राण और उपप्राण। ठीक, महाप्राण के अंतर्गत 5 ये है हमारा, उपप्राण के अंतर्गत हमारा 5 ये है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये ऊपर क्या देखा, 10 प्राणों का नाम देखा, नीचे हमारा जो 10 प्राण 2 भाग में विभाजित हुआ है उसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब हमने क्या क्या देख लिया अभी तक हमने 10 प्राण का नाम देख लिया और किसमें डिवाइड हुआ है वो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, काल को क्रिया, कला, मार्ग, अंग, इतने जो भी हमारे प्राण है इसको हम डिटेल में अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं। तो ताल के 10 प्राण। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या लिखा है, जो भी हमारा ऊपर वाला बात है हमने बता दिया है। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ताल संगीत का प्राण है। ठीक, जो हम ताल पढ़ाए होंगे जब, तो वहां पे हमने बताया है कि ताल संगीत की आत्मा होती है। ठीक, ताल जो होती है संगीत की आत्मा होती है। बिना ताल या बिना लय का संगीत क्या होगा, अखंडित लगेगा। बिना ताल का ना ही नृत्य हो सकता है, ना ही गायन हो सकता है, ना ही वादन हो सकता है। अगर होता भी है तो कोई उसमें त्रुटियां होती हैं या वो जब खंडित होती है तो हमें पहचान में नहीं आएगा। इस वजह से ताल को यहाँ पर क्या कहा गया है, संगीत की प्राण के नाम से यहाँ पे इसको संबोधित किया गया है कि ताल जो होता है संगीत को क्या करता है, अनुशासन में लाने का काम करता है। ताल क्या करता है, संगीत को अनुशासन में लाने का काम करता है। ठीक, जिस प्रकार से हमारा दिनचर्या हमें अनुशासन में लाने का काम करता है, उसी प्रकार जो हमारा ताल होता है वो संगीत को क्या करता है, एक नियम में, एक रूल में, एक रेगुलेशन में, एक अनुशासन में क्या करता है, ताल उसको बांध कर रखता है ताकि संगीत जो है हमारा कभी खंडित ना हो। इस वजह से ताल को संगीत की आत्मा या प्राण के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ है, सर्वप्रथम नारद कृत संगीत मकरंद। ठीक, हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले संगीत मकरंद जो है हमारा ग्रंथ, उसके अंतर्गत नारद जी ने क्या किया है, ताल के 10 प्राण के बारे में वहां पर बताया है। ठीक, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया है, ये भी याद रखने वाली चीज है। में ताल के इन अनिवार्य 10 तत्वों को प्राण संज्ञा के रूप में बताया है। ठीक, अभी तक हमने जो भी बताया है केवल यहाँ पे ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है। आगे बढ़े। चलिए आगे है, यद्यपि भरत मुनि ने ताल के इन 10 प्राणों का प्राण संज्ञा के रूप में ना उल्लेख कर इन्हें ताल के घटकों के रूप में प्रकट किया है। ठीक, जो हमारे भरत जी हैं इन्होंने 10 प्राण ताल ना कहकर इसी चीज को घटकों के रूप में क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संगीत मकरंद के अनुसार, संगीत मकरंद के अनुसार जो हमने 10 प्राण अवताल पढ़े हैं उसी चीज के विषय में यहाँ पे बता रहा है कि संगीत मकरंद के अनुसार, ठीक, संगीत मकरंद हमने पढ़ा हुआ है। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण है। ठीक, हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं अभी पहले, इसके कुछ देर पहले बताया था। ये क्या है, हमारे 10 प्राण ताल है संगीत मकरंद में नारद जी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए 10 हमने देख लिया, अब एक एक चीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ लेके चलते हैं। ठीक, इन सभी थ्योरेटिकल फॉर्म का हम एक बार समरी भी लिखते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ काल के विषय में क्या बताया है, या काल की परिभाषा क्या बताया है, या 10 प्राण के अंतर्गत काल का क्या रोल है ताल के अंतर्गत वो बताया है। तो देखिए काल को बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है, ताल स्वयं में आवश्यक है। ठीक, ताल क्या है, स्वयं में आवश्यक है, जिस कारण अनादि अनंत काल का ज्ञात असंभव है। काल के ज्ञान के लिए उसे विभिन्न काल खंडों में बांटा गया है, जैसे वर्तमान में उसे सेकंड, ठीक, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आदि में बांटा गया है। संगीत में भी काल ज्ञान के लिए काल को विभक्त किया गया है। ठीक, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हम आम जीवन में काल का अर्थ है समय। ठीक, काल का क्या अर्थ है, काल का जो अर्थ है, काल का जो अर्थ है क्या है, काल का अर्थ है समय। ठीक,
तो हमारा जो दिनचर्या है या हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्यों ने समय को किस प्रकार से बाँटा है? तो हमने समय को बाँटा है किस प्रकार से? हमने समय को बाँटा है घंटा के अनुसार, सेकंड के अनुसार, मिनट के अनुसार, दिन के अनुसार, महीनों के अनुसार, ठीक? और साल के अनुसार, ठीक? इस प्रकार से हमने अपने जीवन में जिस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार से हमने इसको समय को विभाजित कर दिया है, ठीक? अब इसी चीज को संगीत के दृष्टिकोण से समझना है यहाँ पे कि संगीत के दृष्टिकोण से काल का क्या अर्थ निकलता है, ठीक? तो संगीत में जो भी समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक? संगीत में जो भी समय लगता है, संगीत में जो भी समय लगता है वह क्या है? वह काल कहलाता है, ठीक? तो इस प्रकार से संगीत में जो भी समय लगता है हम उसे काल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। सबका अर्थ एक ही निकलेगा परंतु हर भाषा या हर दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक? हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे पढ़ा काल स्वयं में आवश्यक है। काल क्या होता है? आवश्यक होता है, जिस कारण अनादि अनंत काल का ज्ञान असंभव है, ठीक? काल के ज्ञान के लिए उसे विभिन्न काल खंडों में बांट दिया गया है, जैसे कि वर्तमान में हम किस प्रकार से बांटते हैं? वर्तमान में सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आदि में बांट गए हैं। उसी प्रकार संगीत में जो भी समय लगता है, उसी प्रकार संगीत में जो भी समय लगता है उसको यहाँ पे पढ़ते हैं कि संगीत में भी काल ज्ञान के लिए काल को विभक्त करना आवश्यक है, ठीक? संगीत का भी समय जानने के लिए क्या करना है? आवश्यक है, ठीक? जिस प्रकार से हम अपने दिनचर्या में घंटा महीना करके अपना समय समझते हैं कि हमने अभी तक कितना घंटा पढ़ा या कितना घंटा पढ़ रहे हैं या कितना सेकंड हुआ या अभी हमने कितने घंटे में बात किया, उसी प्रकार से संगीत को भी इस तरीके से विभाजित करना आवश्यक है। संगीत में व्यतीत हो रहे काल के मापने का साधन ताल है और ताल की सबसे छोटी इकाई मात्रा होती है, ठीक? ताल के विषय में जब हमने पढ़ा था तो ये क्या है हमारा? बेसिकली यहाँ पे ताल की परिभाषा के विषय में दिया हुआ है क्या? कि संगीत में जो काल चल रहा है वो उसके मापने का जो तरीका है वो क्या है? ताल है और ताल का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? मात्रा है, मात्रा है, ठीक? और ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा है, ठीक? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक? इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि ताल की सबसे छोटी इकाई किसको कही गई है? ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी मात्रा है, ठीक? तो जितना भी वैसे भी तो हमने इंपॉर्टेंट चीज ही यहाँ पे रखा है, बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे ताकि जब आप पीडीएफ देखें तो आपको इंपॉर्टेंट चीज एक जगह कलेक्ट करके मिल जाए। चलिए, तो संगीत में व्यतीत हो रहे काल को मापने का जो साधन होता है वो ताल होता है और ताल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी मात्रा कहलाती है, ठीक? ये हमने याद रखने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं। संगीत ग्रंथों में पंचनिमेष काल को एक मात्रा कहा गया है। 5 बार अनवरत आंखों की पलकों को झपकाने में जो समय लगता है उसे पंचनिवेश काल कहते हैं, ठीक? ये हमारे पंचनिवेश काल की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। एक मात्रिक काल को लघु, द्विमात्रिक काल को गुरु तथा त्रिमात्रिक काल को प्लूत कहा जाता है, ठीक? एक मात्रिक काल होगा तो लघु कहा जाएगा, द्विमात्रिक होगा तो गुरु कहा जाएगा, त्रिमात्रिक होगा तो प्लूत कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो मार्ग के विषय में आ गया, ठीक? तो हमने यहाँ तक क्या देखा है? इतना पढ़ने का तात्पर्य केवल ये है, क्या है? तात्पर्य केवल ये है कि संगीत में जो भी समय लग रहा है वो काल कहलाता है। संगीत में गायन करते समय, नृत्य करते समय जो भी हमारा समय लग रहा है वो क्या कहलाता है? काल के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं तो आगे हमारा क्या है? आगे आता है हमारा मार्ग, ठीक? मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग का अर्थ होता है रास्ता या पथ, ठीक? मार्ग का जो अर्थ होता है वो होता है रास्ता या पथ। किसी भी ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक जिस रीति अथवा पद्धति से जाते हैं उसे उस ताल का मार्ग कहते हैं। मार्ग का अर्थ यहाँ पे क्या बताया है?
मार्ग का यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि मार्ग क्या है, संगीत का एक प्रकार से रास्ता है, पथ है, रास्ता है, पथ है, निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को। ठीक, यहाँ पे समरी लिख देते हैं इन सभी चीजों का। समरी इस चीज का क्या निकल के आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। पद्धति से जाता है, उसे उस ताल का मार्ग कहा जाता है। मार्ग में विभाग होता है, ताली होती है, खाली होती है, माध्यम से ताल के एक आवर्तन को पूरा करने की रीति वर्णित होती है। किससे? मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। प्रथम मात्रा से लेके अंतिम मात्रा तक का जो रास्ता तय करेंगे, उस रास्ते के बीच आपको मात्रा भी मिलेगी, विभाग भी मिलेगा, ताली भी मिलेगा, खाली भी मिलेगा। तो इन सभी चीजों को ज्ञात करते समय जो चलता है वो क्या है, हमारा मार्ग है। प्राचीन ताल पद्धति में ध्रुव, चित्रा, वर्तिक, दक्षिण नामक 4 मार्गों का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये 4 मार्ग क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे इतना पढ़ने का अर्थ केवल ये निकला, क्या निकला उसको हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तो समरी के विषय में अगर हम बात करें, यहाँ पे समरी देखिए अगर हम यहाँ पे, तो समरी क्या निकल के आती है, समरी निकल के आती है कि निश्चित समरी क्या निकल के आती है, निश्चित काल से युक्त, निश्चित काल से युक्त मात्राओं, निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को, मात्राओं के समूह को। अगर क्लास की रिकॉर्डिंग या समझ नहीं आ रहा है, चाहे जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं। ताल की प्रथम मात्रा या ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा की दूरी मार्ग कहलाती है। ठीक, और मार्ग के 4 प्रकार हैं। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, मार्ग के 4 प्रकार भी होते हैं। ठीक, तो ये आपको इतना यहाँ पे बातों को ध्यान रखना है। ठीक, एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। काल के विषय में तो हमने देख लिया कि संगीत में जो समय लग रहा है वो काल के अंतर्गत आता है। मार्ग के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, अर्थात यहाँ पे ताल के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ताल का जो मार्ग है प्रथम मात्रा से लेके अंतिम मात्रा तक, ठीक, प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक, इसके बीच जिस जिस चीजों से हम मिलते जाएंगे या वर्णन करते जाएंगे, तो इस बीच में आपको विभाग मिलेगा, खाली मिलेगा, ताली मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं क्या है, इसके अंतर्गत आएगा। तो यही क्या है, मार्ग के अंतर्गत जो जो चीज आई है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। ठीक, सिंपल सा बस केवल ये है। बाकी आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं कि निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं। काल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा की दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारी मार्ग कहलाती है। और मार्ग जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी ताल के प्रथम मात्रा से अंतिम, ठीक, जो हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा है वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, विभाग, ताली, खाली। ठीक, प्रथम से लेके अंतिम तक जा रहे हैं, तो इसके बीच में हम किस किस से सामना कर रहे हैं वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक, जिसको हम आवर्तन कहते हैं। ठीक, आवर्तन किसे कहते हैं, प्रथम मात्रा से लेके अंतिम मात्रा का जो दूरी है, चक्र है, क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, हमारा आवर्तन कहलाता है। ठीक, आवर्तन को भी हमने कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ताल पद्धति में दक्षिण नामक 4 मार्गों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मार्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, तो हमने काल देख लिया, मार्ग देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, क्रिया। क्रिया का क्या अर्थ है, ठीक, जो भी यहाँ हम पढ़ेंगे वो ताल के टर्म से पढ़ेंगे। ठीक, ताल के पक्ष में पढ़ेंगे। ताल के पक्ष में क्रिया का क्या अर्थ है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना। ठीक, क्रिया का क्या अर्थ होता है, क्रिया का अर्थ होता है करना। ठीक, इसका भी हम देख लेते हैं। वर्तमान में ताल को हाथ पर ताली, खाली द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक, भरत ने ताल के भागों को शब्द क्रिया और निशब्द क्रिया 2 स्पष्ट करने को निर्देश दिया है, क्रमशः उनके उपदेश भी बताए हैं। सशब्द क्रिया क्या होता है और निशब्द क्रिया क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। ठीक,
तो इतनी सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम एक बार इसका क्या करते हैं, समरी को देख लेते हैं कि समरी यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक ठीक, समरी के विषय में हम देखते हैं। तो किसी भी ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। ठीक, इसका भी अर्थ हम समझेंगे कि किस प्रकार से कह रहा है। जैसे कि है हमारा ताली लगाना या हाथ पर मात्राओं को गिनना, यह सब क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, क्रिया के अंदर आता है। क्रिया जो होता है, क्रिया दो प्रकार का होता है। ठीक, क्रिया जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा सशब्द क्रिया। ठीक, सशब्द क्रिया। दूसरा जो होता है हमारा निशब्द क्रिया। ठीक, इसको अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में कि कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक, चलिए, तो काल हमने समझ लिया। समय को कहते हैं मार्ग, रास्ता होता है जो प्रथम ताल से अंतिम ताल के बीच में होता है। क्रिया की अगर हम बात करें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी भी ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। ठीक, क्रिया का अर्थ क्या है? करना, जो क्रिया कर रहे हैं। ठीक, वर्तमान में ताल को हाथ पर ताली और खाली दिखाते हैं। यही जो हमारी दो विधाएं हैं या दो हमारा जो ये करने का ढंग है, क्या? ताली और एक खाली, यही जो दो हमारा ढंग है, इसी को ताल के प्राण में क्रिया कहा गया है। ठीक, ताली दिखाने का जो हमारा ढंग है और जो खाली दिखाने का ढंग है, इसी दो चीजों को यहाँ पे क्रिया कहा गया है। ताली को इन्होंने सशब्द कह दिया है। ठीक, सशब्द क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे हम ध्वनि को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्वनि को यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये ताली के अंतर्गत आ गया। खाली को हम इस प्रकार से फेंक के दर्शा देते हैं, अर्थात यहाँ पे किसी भी ध्वनि का उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? बिना शब्द का ये क्रिया है। ठीक, एक ये हमारा हुआ शब्द का क्रिया, और इस प्रकार से जो हम खाली दर्शा रहे हैं, ये क्या है? हमारा एक शब्द द्वारा क्रिया की जा रही है, निशब्द द्वारा। ठीक, तो शब्द के अंतर्गत क्या आता है? जो हम ताली दिखाते हैं। ठीक, और निशब्द के अंतर्गत क्या आता है? जो हम खाली दिखाते हैं। ठीक, और क्रिया इन्हीं दो, जो हमारा यही दो जो ढंग है ताल के अंतर्गत, इन्हीं दो ढंगों को हम क्रिया के नाम से जानते हैं, ताल के 10 प्राण के अंतर्गत। ठीक, ये हमारा समरी है, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी भी ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। मात्राओं को गिनने का यहाँ पे अर्थ है कि जब भी हम गिनेंगे तो ताली और खाली को दर्शाएंगे, अर्थात जब तक हम गिनेंगे नहीं, तब तक हम कौन से ताल में कहाँ पर ताली है और कहाँ पे खाली है, इस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक गिनेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए परिभाषा में ये शब्दों को ऐड कर दिया गया है कि ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। ताली लगाना या हाथ पर मात्राओं को गिनना, यह सब क्या है? हमारा क्रिया है। ठीक, यही दो हमारा जो रूल है, यही क्रिया कहलाती है। इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। प्रथम है हमारा सशब्द, दूसरा जो है हमारा निशब्द। ठीक, सशब्द के अंतर्गत जो हम ताली बजाते हैं, ये हमारा हुआ सशब्द। निशब्द जो होता है, जिसमें किसी ध्वनि का गुंजन नहीं है, वो क्या हुआ? हमारा निशब्द। ठीक, आगे बढ़े। भारत ने भी ताल के भागों को सशब्द, देखिए जो चीज हम अभी पढ़ाए हैं वो केवल यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में है कि भारत ने भी ताल के भागों को सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया द्वारा स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। ठीक, नारद जी ने तो कहा ही है सशब्द निशब्द, भरत जी ने भी इसी चीज को कहा है, और क्रमशः उनके उपभेद भी बताए हैं। ठीक, इनके उपभेद भी बताए हैं। सशब्द क्रिया सशब्द क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? ये हमारा हुआ एक प्रकार। क्रिया का जो हमारा प्रकार है, क्रिया का प्रकार किसके बिहाफ में? ताल के बिहाफ में। ठीक, क्रिया के प्रकार क्या है? जब ताल की किसी मात्रा पर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तब उस क्रिया को हम सशब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ताली बजाते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, हथेली मिलाते हैं, जो सरगुंजित होती है, वो सशब्द क्रिया है। निशब्द क्रिया क्या है?
ये हमारा दूसरा है। वर्तमान में किसी ताल की खाली दर्शाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ठीक, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। तो इसमें जहां भी हमारा खाली होगा वो क्या है, हमारा निशब्द क्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रथम मात्रा पे या खाली क्या होगा, हमारा हाथ फेरते हुए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वर्तमान में किसी ताल की खाली दर्शाने के लिए हाथ को एक तरफ गिरा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि खाली दर्शाने के लिए या तो हाथ को गिरा देते हैं या तो हम हाथ को बाहर की तरह क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अर्थात कोई ध्वनि नहीं गुंजित होती है, जब हथेली मिलेगी ही नहीं तो ध्वनि गुंजित नहीं होगी। तो ये जो क्रिया होती है हमारी, यही क्रिया निःशब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हमने काल देख लिया, मार्ग देख लिया, क्रिया देख लिया, क्रिया के दो प्रकार देख लिए, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। आगे बढ़े, अंग के विषय में जानते हैं कि ताल के 10 प्रकार के अंतर्गत ताल में अंग का क्या भाग है या क्या रोल है। ठीक, इसका अर्थ होता है भाग या खंड। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, भाग या खंड। ठीक, इसका अर्थ होता है भाग या खंड। आज ताल के 10 प्रकार के अंतर्गत केवल 5 ताल को हम लेके चलेंगे। ठीक, फिर कल हम क्या करेंगे, फिर कल और 5 को लेके चलेंगे, तो इस प्रकार से हमारा 10 पूरा हो जाएगा। उसके बाद मीड, खटका, मुर्खी, गमक, आलाप, जमजमा, जो भी हमारा जो परिभाषिक शब्द है उसको कल परसों से देखेंगे। अभी अंग के विषय में जानते हैं कि ताल के 10 प्रकार के अंतर्गत अंग का क्या रोल है, अंग क्या कहलाता है उसको देखेंगे। इसका अर्थ है भाग या खंड। अंग का क्या अर्थ है, भाग या खंड। ताल के विभिन्न भागों या खंडों के अंग कहते हैं। ताल में जो विभिन्न भाग या खंड होता है, जैसे कि विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4, यही खंड क्या है हमारा, यही जो हमारा खंड है वो क्या कहलाता है, अंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना मात्राओं के द्वारा होती है। ठीक, जिसकी रचना मात्राओं के द्वारा होती है। अगर मात्रा नहीं होती तो हम उसको खंडित कर ही नहीं पाते ताल को, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मात्राओं के द्वारा विभाग का या खंड की रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारतीय तालों में जिन्हें विभाग कहते हैं, दक्षिण भारतीय पद्धति में उसे अंग कहते हैं। ठीक, ये भी हम ध्यान देने वाली बात है। ठीक, जहां पे हम विभाग कहते हैं अपने ताल में, वही दक्षिण में इसको अंग कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आधुनिक तालों में विभाग या अंग एक मात्रा से लेके अंतिम 5 मात्रा तक मिलते हैं ग्रह के विषय में। ठीक, तो इतने हमने क्या समरी पढ़ा उसको हम देख लेते हैं। अंग का केवल अर्थ ये है, विभाग से अर्थ है। ठीक, अंग का केवल विभाग से अर्थ है। पढ़ते हैं अंग का क्या अर्थ है, तो देखिए, ताल के समय में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, ठीक, ताल में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं वे अंग कहलाते हैं। ठीक, वे अंग कहलाता है। अंग में वर्णों का अंग में वर्णों का समय अंग में वर्णों का समय तथा मात्राएं निर्धारित की जाती है ठीक, तो इस प्रकार से अंग के अंतर्गत क्या हमारा समरी निकल के आया कि ताल के समय जो भी भिन्न भिन्न भाग बनता है, जैसे कि मान लीजिए ती, तीना, धीना, धीना, ठीक, इसका 3 विभाग बन के आ रहा है, वे अंग कहलाता है। ठीक, वही क्या है जो एक पार्ट में एक डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट में एक पार्ट में वो, तो यही जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, ताल का अंग कहलाता है। समय तथा मात्राएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक, विभाग के द्वारा हम क्या करते हैं या अंग के द्वारा क्या करते हैं, हम मात्राओं को क्या करते हैं वहां पे निर्धारित करते हैं। ठीक, और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, अंग 6 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक, अंग जो है हमारे अंग 6 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अंग 6 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 6 प्रकार के अंगों का नाम और चिन्ह भी है। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन सा नाम और चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंग, यहाँ पे लिखते हैं हम चिन्ह और यहाँ पर लिखते हैं हम मात्रा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा आता है अणु, द्रुत, दूसरा आता है हमारा द्रुत, तीसरा आता है हमारा लघु, चौथा आता है हमारा गुरु, पांचवा आता है हमारा प्लुत, छठा आता है हमारा कागपद। ठीक, इस प्रकार से हमारे ये क्या हुए, 6 अंग हुए। इन्हीं 6 अंगों के 6 चिन्ह भी है। ठीक, अणु द्रुत का अंग चंद्र के आकार है, द्रुत का अंग 0, लघु का अंग खड़ी पाई, गुरु का जो अंग होता है S, इसका है हमारा 3 और इसका है प्लस। ठीक, इसमें लघु की 1 मात्रा होती है, लघु की 2 मात्रा, फिर लघु की 4 मात्रा, फिर गुरु में होता है 8 मात्रा, इसमें होता है 12 और इसमें होता है 16। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये 6 चिन्ह हैं। अंग का केवल अर्थ ये है, जो ये टुकड़ा होता है किसी भी ताल में, ये जो टुकड़ा बटा होता है वही क्या होता है, हमारा अंग कहलाता है। और अंग के हमने 6 भाग और चिन्ह और लघु की मात्राओं के विषय में हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे है हमारा आधुनिक तालों के विभाग में। देखिए 6 अंग 1 मात्रा से लेकर अधिकतर 5 मात्रा तक दी हुई हैं। ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। ठीक, ग्रह क्या कहलाता है। ठीक, ग्रह के विषय में अगर हम पढ़े तो संगीत में जिस स्थान में ताल आरंभ होता है उसे ग्रह कहते हैं। ताल की जिस मात्रा से गीत या गत प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रह कहलाता है। कभी कभी गीत और ताल साथ साथ आरंभ होता है, कभी कभी आगे पीछे आरंभ किया जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कोई हम मान लीजिए बंदिश ही गा रहे हैं तो क्या होता है कि 9वीं मात्रा से बंदिश है तो 9वीं मात्रा से ही ताल शुरू हो जाता है, या तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ गाने के बाद फिर सम पकड़ के हम क्या करते हैं, उसको गाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंत संगीत में, अतः संगीत में जिस स्थान से ताल ग्रहण किया जाता है, क्या जिस स्थान से ताल की शुरुआत होती है। ठीक, शुरुआत। ठीक, गीत और भजन या बंदिश जहां से ताल प्रारंभ होता है, जहां से तबला बजना शुरू होता है, जो उसकी पहली इकाई होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा ग्रह कहलाता है। वही स्थान क्या होता है, हमारा ग्रह कहलाता है। और आगे क्या है, जैसे कि विदित है कि ताल में हमेशा पहली मात्रा पर सम होता है। ठीक, ताल में पहली मात्रा पर सम होता है, जबकि गायन वादन में बंदिश आरंभ करने का स्थान निश्चित नहीं होता है। ग्रह के 2 भेद होते हैं, सम विषम। विषम ग्रह में 2 भेद होते हैं, अतीत और अनागत। वर्तमान में तबला वादन के अतीत और अनागत की बंदिश की खूब प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से है। इसका हम एक बार क्या करते हैं, समरी को देख लेते हैं। ठीक, कि ग्रह का समरी क्या निकल के आता है। चलिए, तो ग्रह की अगर हम समरी देखने जाएं तो क्या है, की जिस ताल की जिस मात्रा से गीत या गत का आरंभ होता है वह ग्रह कहलाता है। ठीक, गीत का फिर से यहाँ पे एक बार छोटा सा समरी दे लेते हैं कि गीत और भजन या बंदिश गाते समय प्रथम जो ताल होता है, प्रथम जो ताल होता है, बोल होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि चाहे हम बंदिश गाने जा रहे हैं, गीत गाने जा रहे हैं, भजन गाने जा रहे हैं, जो पहला तबला का बोल वहां बजेगा वही क्या कहलाता है, हमारा ग्रह कहलाता है। ठीक, ग्रह के भेद सारंग जी के अनुसार क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ग्रह के भेद के विषय में हम यहाँ देखते हैं। ग्रह के भेद बताए गए हैं, ग्रह के प्रकार बताए गए हैं, किसके द्वारा, तो ग्रह के प्रकार यहाँ पे शारंग देव जी के द्वारा बताया गया है। ठीक, सारंग देव जी ने 4 ग्रह बताए हैं। ठीक, सारंग देव जी ने 4 ग्रह के भेद बताए हैं, वो कौन कौन सा है उसको देखते हैं। पहला है हमारा समग्रह, दूसरा है हमारा विषम ग्रह, तीसरा जो है हमारा अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। ठीक, तो इस प्रकार से शारंग देव ने ग्रह के 4 प्रकार बताए हैं। भरत जी ने भी बताया है। ठीक, भरत जी का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर भरत जी का देखते हैं। भरत जी
द्वारा कितने 3 प्रकार होते हैं। ठीक, भरत जी के द्वारा तीन प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक, तो हमने सारंग देव जी के अनुसार देख लिया और भरत जी के अनुसार क्या है, पहला है समपाड़ी, दूसरा है हमारा अवयपाड़ी, तीसरा है हमारा उपरी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा भरत जी के द्वारा 3 बताया गया है और सारंग देव जी के भी द्वारा हमने 4 देख लिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो पांचवा, जो हमारा 10 प्राण अवतार के अंतर्गत जो पांचवा है ग्रह, उसको हमने देख लिया। ठीक, ग्रह क्या है, बेसिकली ग्रह वो है कि पहला जो ताल बजता है वही हमारा ग्रह कहलाता है। सारंग देव जी के द्वारा 4 ये ग्रह के प्रकार है और भरत जी के द्वारा ये प्रकार है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे जाति को, कल देखा जाएगा। उसके बाद कल देखा जाएगा कला को देखा जाएगा, जो भी हमारा लय है, उसके बाद है यति, उसके बाद है हमारा प्रस्तार। ठीक, तो इस प्रकार से हम कल जो हमारा 5 शेष बचा है वो देखा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या देखा, हमने पहले शुरू में सिलेबस के विषय में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक, उसके बाद हमने 10 प्राणोत्ताल का नाम देखा, फिर जो 2 विभाजन में बटा है हमने वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने एक एक करके काल को देखा। काल क्या है, हमारा संगीत में जो भी समय लगता है वो काल है। उसके बाद हमने मार्ग देखा, मार्ग क्या है, जो हमारा प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा के बीच में जो जो चीज होती है वो हमारा मार्ग होता है। क्रिया क्या है, हमारी क्रिया जो होती है, जो ताली और खाली जो हम दिखाते हैं, वही 2 जो रूल होता है वो क्रिया के नाम से जाना जाता है। सशब्द निशब्द क्रिया है। अंग के बारे में हमने अभी देखा, अंग क्या है हमारा, जो प्रथम मात्रा जो पहली ताली बजती है वही क्या हमारी अंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है या कुछ और कंफ्यूजन है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और या तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो नए लोग जुड़े हुए हैं, सैटरडे और संडे ऑफ है हमारा एप्लीकेशन। ठीक, सैटरडे और संडे जो है हमारा सैटरडे और संडे जो है हमारा ऑफ है। ठीक, एप्लीकेशन पे हमारा सैटरडे और संडे ऑफ है। सैटरडे और संडे एप्लीकेशन पे क्या है हमारा ऑफ है। ठीक, सैटरडे और संडे हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, सैटरडे और संडे हम यूट्यूब पे मैराथन लाते हैं। 200 प्लस आपका होता है और इसके अंतर्गत 200 प्लस होता है और ये सभी आपके PYQ क्वेश्चन होता है। ठीक, इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं किया है, आपके PYQ ही प्रश्न वहां पे होते हैं। और 5 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। ठीक, 5 से 6 जो होती है हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं। 20 MCQ हम वहां पे लेके चलते हैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 20 के अंतर्गत कम से कम 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन को कवर किया जाए। वहां पे हम डिटेल में लेके चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि वहां पे कवर हो जाए। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल 7:45 पे फिर से क्लास के साथ। जो 5 हमारा बाकी है 10 प्राणोत्ताल, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल और बाकी 5 बजे वाले क्लास में भी मिलते हैं यूट्यूब पे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे। तो कल के क्लास में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने कल के क्लास में इंट्रोडक्शन को देखा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और आगे हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। ठीक, तो उसी स्टडी में हमने ताल के 10 प्राण के विषय में कल हमने पढ़ा। ठीक, ताल के 10 प्राण को हमने कल जाना था। ठीक, जिसमें हमने ताल के 5 प्राण को हमने कल कवर करा लिया था। ठीक, कौन कौन सा कवर करा लिया था, यही है हमारा काल हमने कल देखा था। उसके बाद हमने मार्ग कल देख लिया था, मार्ग के प्रकार देखे थे। क्रिया देखा था, क्रिया में 2 क्रिया होता है, सशब्द क्रिया निशब्द क्रिया, वो भी हमने देखा था। उसके बाद सशब्द क्रिया निशब्द क्रिया अंग को हमने देखा था, अंग क्या होता है। उसके बाद हमने ग्रह को देखा था। ठीक, तो यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया। ठीक, आज क्या हम कवर करेंगे, आगे जो हमारा 5 बाकी है, ताल के 10 प्राण के अंतर्गत जो हमारा आगे 5 प्राण बाकी है उसको आज हम लेके चलेंगे। चलिए, तो क्या आता है हमारा
आता है जाति, वर्तमान में संगीत में उपयुक्त हो रहे ताल। ठीक, हमने 5 ताल को कवर, प्राण ऑफ ताल को कवर कर लिया है। आज हम छठा 6 से लेके 10 तक के सभी 10 प्राण ऑफ तालों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले आते हैं जाति। जाति किसे कहते हैं? सभी हम ताल के पक्ष में देखेंगे कि ताल के पक्ष में जाति का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो जाति का क्या अर्थ है? वर्तमान में संगीत में प्रयुक्त हो रहे तालों, क्या वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है इसमें प्रयुक्त होने वाले जो तालों, बोलों, क्या ताल के बारे में बात कर रहा है, बोल तथा अन्य रचनाओं के लय प्रकारों को ही सामान्य अर्थ में जातियां कहते हैं। लय के प्रकार के विषय में भी बात कर रहा है। तो हम सबको पता है कि लय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक, तो इस प्रकार से जाति को यहाँ परिभाषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र में मूल रूप से तालों की जो 5 जातियां हैं, चतस्र, त्रिश्र, चतुस्र जातियां बताई गई हैं, जिनके बाद खंड, मिश्र और संकीर्ण जातियों को क्रमशः 3, 4, 5, 7 और 9 मात्राओं का माना गया है। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। विद्वानों के अनुसार दादरा ताल को त्रस्त्र जाति का त्रिताल, 16 मात्रा को चतुस्र जाति, झप ताल को खंड जाति के अंतर्गत रखा है। ठीक, तो इतना सब पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि यहाँ जाति का अर्थ क्या बताया है। ठीक, जाति का अर्थ यहाँ पे क्या बताया है? तो जाति को हम समरी फॉर्म में अगर हम लेते हैं कि जाति किसे कहते हैं, यहाँ लिख रहे हैं जाति किसे कहते हैं, तो क्या है? बोलों की रचना। ठीक, यहाँ पे समरी है आपका, बोलों की रचना जितने बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों में हुई है, इसी के अनुसार क्या होता है? यही हमारा जाति होता है। और इसी के अनुसार 5 जातियां बनी हुई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी के, इसको हम फिर से बता रहे हैं। ठीक, अभी फिलहाल समरी को लिख लेते हैं एक बार। पांच जातियां कायम हुई हैं। ठीक, तो यहाँ हमने क्या समझा? जाति क्या है? वर्तमान में जो संगीत में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि ताल, बोल या अन्य रचनाएं, जैसे कि लय है, हमारे लय 3 प्रकार के होते हैं, उसके समान जो अर्थ निकलता है, सामान्यतः अर्थ क्या है? हमारी जातियां कहलाती हैं। समरी फॉर्म में अगर हम देखें तो बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों से हुई है, उसी के अनुसार 5 जातियां कायम हुई है। 5 जातियां कौन सा है उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल इतना अर्थ है कि बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों से हुई है वो क्या है? हमारी जाति कहलाती है। ठीक, 5 जातियां कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। पहला हमारा जाति क्या है? पहला है हमारा तिस्र जाति। दूसरा है हमारा चतुस्र जाति, चतुस्र जाति। तीसरा है हमारा खंड। चौथा है हमारा मिश्र और 5वां है हमारा संकीर्ण। ठीक, तो इस प्रकार से जो 5 जातियां हैं उनका ये नाम है। और इसके अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं लघु की, वो हम देख लेते हैं। तो तिस्र के अंदर 3 मात्रा होती हैं, सब लघु की होती है। ठीक, लघु की मात्रा जाति के अनुसार बदलती रहती है। चतुस्र की बात करें तो 4 मात्रा, खंड की बात करें तो 5, मिश्र की बात करें तो 7 मात्रा और संकीर्ण की बात करें तो 9 मात्रा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये डिफाइन हो गया। और जाति 5 प्रकार का होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो हमने 6 प्राण ऑफ ताल कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है हमारे यही जातियां हैं तिसर के त्रिताल का कायदा, ठीक इस प्रकार से हमारी जातियां दी हैं। चलिए इसके बाद छठे के बाद हमारा है कला। कला किसे कहते हैं, ठीक कला किसे कहते हैं। कला किसे कहते हैं। भरत मुनि ने कला का अर्थ मात्रिक काल से माना है, ठीक किस काल से माना है, मात्रिक काल से माना है। मात्रिक कला के आधार पर चतुस्र और तिस्र जाति के तालों में यथाक्षर स्वरूप को द्विकल, चतुष्कल और अष्टकल आदि के नाम से है रूपों में प्रदर्शित किया जाना बताया है, ठीक। प्राचीन काल में भी कला भेद के अनुसार तालों को विलंबित एवं द्रुत करने का प्रथा भी थी। चलिए तो इसका हमारा समरी क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक बार हम समरी देख लेते हैं, उसके बाद ये जो पैराग्राफ है उसको हम समझते हैं। चलिए कला की अगर हम बात करें तो कला के समरी में अगर हम जाते हैं, कला के समरी में अगर हम जाएं तो ताल में कला की इकाई, ठीक ध्यान से समझिएगा। ताल में कला की इकाई को कला कहा जाता है, ठीक। ताल में जो कला की इकाई होती है वही क्या होती है, कला होती है। कला का अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं। कला का जो अर्थ निकल कर आता है वो होता है हमारा अव्यय। क्या होता है, अव्यय हमारा जो होता है कला का अर्थ होता है, ठीक अव्यय हमारा कला का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं तो इस अव्यय को क्या कहा जाता है, इसी अव्यय को हम मात्रा कहते हैं, ठीक इसी अव्यय को हम मात्रा कहते हैं। और इसी के आधार पर विभाग बनते हैं, ठीक। हमने क्या पढ़ा, ताल में कला की इकाई जो होती है या ताल में जो कला की इकाई होती है वो क्या कहलाती है, मेरी कला कहलाती है। कला का जो अर्थ होता है वो होता है अव्यय, इसका अर्थ होता है। और इस अव्यय को हम क्या कहते हैं, मात्रा, ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ताल का सबसे छोटी इकाई क्या हुई, हमारी मात्रा हुई, ठीक। यहाँ पे यही बात यहाँ पे भी बताया गया है, उसी बात को यहाँ पे तोड़ के बताया गया है, ठीक। क्या कहा गया है कि ताल में कला की इकाई कला कहलाती है, ठीक। तो कला का अर्थ है अव्यय, ठीक। और अव्यय का क्या अर्थ है, अव्यय का अर्थ है मात्रा। तो इसका अर्थ हुआ कि ताल में कला की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी मात्रा है, ठीक मात्रा है। इसी के आधार पर विभाग बनते हैं, ठीक इसी के आधार पर क्या बनता है, हमारा विभाग बनता है। विभाग क्या होता है, ताल में जो इस प्रकार से खंडित किया जाता है वही क्या होता है, इसी मात्रा के अनुसार क्या बनता है, हमारा विभाग बनता है। जब तक मात्रा हमारा नहीं होगा तब तक हम किस प्रकार से उसको बांटेंगे, बिना कुछ लिखे तो इस प्रकार से हम बांट नहीं सकते दूरी के आधार पर। इसीलिए यहाँ पे मात्रा जब रहता है तो चीजों को बांटने में आसानी होती है, इस वजह से आसानी के कारण मात्रा को लिया गया है, ठीक मात्रा को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमने कला को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, लय आता है, ठीक। लय के बारे में हम सबको पता है कि लय 3 प्रकार की होती हैं, हमने पिछले भी किसी में बताया था, जाति वाले में बताया था, ठीक। लय क्या है, मध्य लय, द्रुत लय और विलंबित लय, ठीक द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। लय किसे कहते हैं, सामान्य अर्थों में समय की समान गति को लय कहते हैं, ठीक। समय की समान गति लय कहलाती है। लय जो होता है, सबसे पहले इसमें क्या बात ऐड करने वाली है, बात ये ऐड करने वाली है कि लय जो होता है सदैव समान होता है, ठीक। लय क्या होता है, सदैव समान होता है, अनुशासन से बंधा होता है, ठीक। तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम से चलता है, ठीक नियम इसमें बंधा होता है, लय खंडित नहीं होती है, ठीक। लय किसे कहते हैं, जो समान गति को अपने अंदर समाता है वही क्या कहलाता है, हमारा लय कहलाता है, ठीक। लय के विषय में हमने
प्रारंभिक अपना जो क्लास रहा होगा उसमें हमने लय के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है, द्रुत के विषय में भी बताया है, मध्य के विषय में बताया है और विलंबित के भी विषय में बताया है। तो यहाँ ताल के बिहाफ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चीजों को ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए सीधे ताल के अनुसार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, लय के विषय में अगर हम बात करें कि लय क्या है, देखिए लय हमारा है द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। ठीक, लय का अगर हम समरी लिखने की कोशिश करें तो लय क्या कहलाता है, ताल की गति को क्या कहते हैं हम, लय कहते हैं। ठीक, यहाँ पे समरी इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप हर तरीके की भाषा से उस शब्द को जानने की कोशिश करें या आपको समझ में आए, इस वजह से समरी भी यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, ताल की गति को क्या कहते हैं हम, लय कहते हैं और ताल की गति अलग अलग होती है। ठीक, ताल की जो गति होती है अलग अलग होती है, ताल की गति अलग अलग होती है। ठीक, ताल की जो गति होती है अलग अलग होती है, अतः लय भी अलग अलग होते हैं। ठीक, लय भी अलग अलग होते हैं। लय भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और लय के कितने प्रकार होते हैं, लय के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन सा होता है, एक हमने पढ़ा द्रुत लय, एक हम जानते हैं मध्य लय, एक हम जानते हैं विलंबित लय। ठीक, हमने इसको डिटेल फॉर्म में बताया है, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं इसको डिटेल फॉर्म में। चलिए, तो लय के विषय में हमने क्या जाना कि सामान्य अर्थों में क्या है, जो संगीत का या समय का जो समान चाल है वो क्या कहलाता है, लय कहलाता है। शास्त्रों में लय के 3 प्रकार दिए गए हैं, मध्य लय, द्रुत लय और विलंबित लय। उसी चीज को यहाँ पे समरी फॉर्म में हमने क्या लिखा है कि ताल की गति को लय कहते हैं, ताल की गति अलग अलग होती है, लय भी अलग अलग होते हैं और लय के 3 प्रकार होते हैं, द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। आगे बढ़ते हैं कि इसके विषय में क्या दिया है। द्रुत लय में जितनी विश्रांति काल हो, द्रुत लय में उसका दुगुना काल मध्य होता है। ठीक, लय का और मध्य का काल विलंबित लय कहलाता है। फिर यति आ गया। चलिए, तो इसमें इस लाइन में केवल आपको मध्य लय और द्रुत लय के विषय में बताया गया है और विलंबित लय के विषय में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट के रूप में समझते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं विलंबित लय, यहाँ पे लिखते हैं हम विलंबित लय, यहाँ पे लिखते हैं हम मध्य लय और यहाँ पर द्रुत लय। ठीक, अब इसको फॉर्मेट के अनुसार समझते हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि 3 प्रकार होते हैं और लय को क्या कहते हैं, ताल की गति लय कहलाती। ठीक, अभी हमने इतना ही समझा। अब तीनों को एक बार हम डिटेल फॉर्म में देखते हैं। विलंबित लय किसे कहते हैं, जो मध्य लय का आधा होता है वो क्या होता है, हमारा विलंबित लय होता है। ठीक, इसको ताल के माध्यम से समझते हैं। ताल मान लीजिए ले लेते हैं हम 3 ताल, धा धिन। ठीक, बीच की दूरी को समझिएगा, धा धिन, फिर धा धिन। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 3 ताल का प्रारंभिक 2 बोल को हमने लिया। यहाँ पे हमने विलंबित लय को कैसे दर्शाने की कोशिश की है, विलंबित लय को हमने कहा है कि जो विलंबित लय होता है वो धीमा होता है, अति धीमा होता है। ठीक, जो विलंबित होता है वो धीमा होता है, अर्थात 2 बोलों के बीच की दूरी क्या होगी, हमारी अधिक होगी। ठीक, इस प्रकार से अगर हम बोलते हैं धा धिन, ये क्या हो गया हमारा, विलंबित हो गया। विलंबित का जो दुगुन होता है वो मध्य होता है, अर्थात धा धिन, ये क्या हुआ हमारा मध्य लय। अब आते हैं हम द्रुत लय। द्रुत लय क्या होता है, मध्य लय का दुगुन अर्थात विलंबित लय का द्विगुण। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम द्रुत करने जाएं तो मध्य लय का दुगुन होगा। तो मध्य लय अगर इस प्रकार है धा धिन, तो द्रुत कैसे होगा, धा धिन। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा द्रुत होगा। ठीक, ये है इसका दोगुना और ये है इसका दोगुना। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं।
बीच का जो ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या दर्शा रहा है, आपको डिस्टेंस दर्शा रहा है कि कितना दोनों बोलों के बीच की दूरी है। ये जो दर्शा रहा है ये भी आपका दूरी दर्शा रहा है, ये जो है ये भी क्या है, आपका दूरी दर्शा रहा है। अर्थात ये लय को यहाँ पे समझा रहा है कि किसी बोल को बोलने के लिए कितना समय लगा है, वो विलंबित में जाएगा, उससे कम समय लगेगा तो वो मध्य में, उससे कम समय जाएगा तो वो द्रुत में। अर्थात दो बोलों के बीच की दूरी जितनी कम होती जाएगी वो उतना द्रुत के फॉर्म में जाता जाएगा। ठीक, दो बोलों के बीच की अगर दूरी आपकी बढ़ रही है तो वो क्या होगा, वो विलंबित में चला जाएगा। और जो आमतौर पे हमारा जो लय है ये क्या है, ये मध्य लय के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने विलंबित, मध्य और द्रुत को समझा। और कोई फॉर्मेट है तो हम देखते हैं एक बार इसको समझाने का, और कोई फॉर्मेट है तो चलिए एक बार हम यहाँ पे इसका समरी लिख लेते हैं। विलंबित जो है हमारा मध्य का आधा है और मध्य जो है विलंबित का दोगुन है। ठीक, चीजों को समझिएगा। और जो हमारा मध्य लय है, मध्य द्रुत का आधा है और जो हमारा द्रुत है वो मध्य का दोगुन है। ठीक, तो इस प्रकार से मध्य, विलंबित और द्रुत को समझने का या डिस्क्राइब करने का ये एक तरीका है। बाकी आप लोग को आई होप समझ में आया होगा कि मध्य, द्रुत और विलंबित में क्या अंतर है, किस प्रकार से हम बोलेंगे, किस प्रकार से उसको हम बजाएंगे, किस प्रकार से गायन करेंगे। ठीक, अगले पे आते हैं। हमने अब क्या क्या देख लिया, हमने कला देख लिया, लय देख लिया, लय के प्रकार देख लिए, लय की परिभाषा देख ली हमने। आगे बढ़ते हैं तो आगे है हमारा यति। ठीक, यति किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, तो संगीत में लय के प्रवाही गुण को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से समरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। यति किसे कहते हैं, तो यति जो होता है, यति लय के चाल क्रम जो होता है, यति लय के चाल क्रम को, लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं, हम यति कहते हैं। लय का प्रयोग विधि को हम क्या कहते हैं, लय का प्रयोग विधि को हम यति कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, यति का ये समरी फॉर्म है। और अगर हम यति के विषय में जाने तो यति जो होता है 5 प्रकार का होता है। ठीक, यति 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है फॉर्म, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो है हमारा यति का समा है, पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो है स्त्रोतोज्ञान गता, स्त्रोतोगता। तीसरा जो है हमारा मृदंग। चौथा जो हमारा प्रकार है वो है पीपी लिका। पांचवा जो हमारा प्रकार है, पांचवा जो प्रकार आता है वो आता है गोपोक्षा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे यति के ये 5 प्रकार है। यति के विषय में हमने पढ़ लिया। यति का जो यहाँ पे थ्योरी फॉर्म है उसको पढ़ लेते हैं। तो यति क्या है, लय के चाल क्रम को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। लय का प्रयोग विधि जो होता है उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यति के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, 5 प्रकार का ये नाम है। आगे बढ़ते हैं। संगीत में लय के प्रवाही गुण को यति कहते हैं। ताल शास्त्रों में गति प्रयोग के नियम को यति कहा जाता है। गति प्रयोग के नियम को हम यति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो शास्त्रों में यति के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, शास्त्रों में यति के 3 प्रकार बताए गए हैं। समायति जो हमने बताया है, ठीक, गोपुक्षा यति
कलांतर में मृदंग और पिपीलिका यति भी प्रयोग आने लगा। ठीक, तो इस प्रकार से 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो कुल मिला के हमारा 5 हो गया। ठीक, 5 प्रकार, इन 5 प्रकार के विषय में हम पढ़ेंगे। आगे प्रस्तार। ठीक, अंतिम हमारा प्रस्तार है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यति का यहाँ पे परिभाषा देखा कि लय के चाल का जो क्रम होता है वही क्या कहलाता है, हमारा यति कहलाता है। और लय का प्रयोग विधि को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और यति के 5 प्रकार हैं। ठीक, 5 प्रकार को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो शास्त्रों में यति के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 1, 2 और 3, और कलांतर में मृदंग और पिपीलिका भी ऐड कर दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कुल 5 हो गया। अब ये 5 यति के प्रकार क्या है उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक, पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा समा। ठीक, पहला क्या है हमारा, एक बार देखते हैं, समा। ठीक, समा के विषय में पढ़ते हैं। ठीक, समा किसे कहते हैं, समा किसे कहते हैं, पहला है हमारा समा। ठीक, इसका एक बार हम समरी फॉर्म लिख दे रहे हैं। समा किसे कहते हैं, तो आरंभ, मध्य तथा अंत में समान लय से प्रयुक्त से यति, यति का जो समा होता है वो क्या है, यति है। ठीक, हमने क्या पढ़ा, समा किसे कहते हैं, आरंभ, मध्य तथा अंत में समान लय में प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं, हम समा कहते हैं। आरंभ, मध्य और लय में समान लय जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा समा के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा स्त्रोतोगता। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। ठीक, इसके विषय में क्या है इसको भी हम एक बार जानते हैं। आदि से विलंबित मध्य में, आदि से विलंबित मध्य में मध्य लय तथा अंत द्रुत, अंत में द्रुत। चीजों को समझिए, यहाँ पे लय के विभाग में बताया है, लय हो तो उसे यति कहते हैं। ठीक, आदि से विलंबित मध्य में मध्य लय और तथा अंत में द्रुत लय हो तो उसे क्या कहते हैं, हम स्त्रोतोगता यति कहते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर एक बार देख लेते हैं, मृदंग के विषय में है। ठीक, मृदंग को हम पढ़ते हैं आगे। तीसरा है हमारा मृदंग। ठीक, मृदंग के विषय में पढ़ते हैं। तो मृदंग के विषय में हम क्या जानते हैं, मृदंग का अर्थ यहाँ पे क्या है, जिसके आरंभ तथा अंत में द्रुत लय और बीच में मध्य लय हो, वह मृदंग कहलाता है। ठीक, तो मृदंग की क्या परिभाषा है, जिसके आरंभ तथा अंत में द्रुत लय और बीच में मध्य लय हो, वो क्या होता है, हमारा मृदंग होता है। मृदंग यति कहलाता है। उसके बाद क्या है, पीपीलिका। ठीक, पीपीलिका की क्या परिभाषा है उसको देखते हैं एक बार। पीपीलिका, चौथा हमारा क्या है, पीपीलिका। पीपीलिका के विषय में जानते हैं। पीपीलिका के विषय में अगर हम पढ़ें तो जब आदि तथा
अंत में, आदि तथा अंतर में या अंत में, बीच में विलंबित लय हो तथा बीच में द्रुत लय हो तो वह क्या कहलाता है? हमारा पीपीलिका के अंतर्गत आता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा चौथा परिभाषा पूर्ण हुआ। पांचवें पे आते हैं। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है हमारा गौपुक्षा होगा। ठीक, गौपुक्षा। ठीक, पांचवा जो है हमारा वो है गौपुक्षा की क्या परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। जो यति पहले द्रुत, ठीक, पहले द्रुत हो, फिर क्या हो? बाद में फिर मध्य तथा अंत में विलंबित हो जाए, मध्य तथा अंत में विलंबित हो जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा गौपुक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यति का जो 5 प्रकार है वो पूर्ण हुआ। यति का विषय में पढ़े, यति के 5 प्रकार पढ़े और 5 प्रकार का हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रस्तार। प्रस्तार किसे कहते हैं? ठीक, प्रस्तार किसे कहते हैं? प्रस्तार शब्द का अर्थ होता है फैलना या विस्तार। ठीक, प्रस्तार शब्द का अर्थ होता है फैलना या विस्तार। फैलना या विस्तार ताल के अंगों को एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम में उलटने पलटने से बनने वाली भेद को हम क्या कहते हैं? प्रस्तार कहते हैं। ठीक, प्रस्तार कहते हैं। दक्षिण भारतीय तत् पद्धति में, तत् नहीं होगा यहाँ पे, ताल होगा, पद्धति में ताल को भिन्न भिन्न रीतियों से विस्तार देने का प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रस्तार कहते हैं। ठीक, इसका समरी हम देख लेते हैं। समरी क्या है? प्रस्तार के विषय में अगर हम जाने तो ताल के अंतर्गत, ताल के आवर्तन को बजाने के पश्चात या बजाने के बाद, ठीक, पश्चात उस ताल के बोलों को विभिन्न रूपों में विकसित करने को प्रस्तार कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। ठीक, जब प्रस्तार विकसित करते हैं या उसको फैलाते हैं तो इसके अंतर्गत हमारा आता है परन कायदा, पलटा आदि जो होता है ये सब आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा प्रस्तार भी कवर हो गया। ठीक, यहाँ पे अर्थ क्या निकला कि ताल के आवर्तन के बजाने के पश्चात उस ताल के बोलों को विभिन्न रूपों में विकसित किया जाता है। कहने का अर्थ क्या है? जब हम ताल का एक बार ठेका बजा देते हैं, उसके बाद जब उस ताल को हम फैलाना शुरू करते हैं, फैलाएंगे कैसे? लय में ही फैलाएंगे। ठीक, खंडित हम नहीं करेंगे, उसको लयबद्ध में ही नियम से, अनुशासन से, जो हमारा रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए किसी ताल का हम विस्तारता करते हैं या विस्तार करते हैं, फैलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रस्तार कहते हैं। इसको फैलाते समय परन, कायदा, पलटा आदि का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ये सब क्या है? घटक है। फैलाने का जो तरीका है ये क्या है? उसमें प्रयोग किया जाता है, ये इसका घटक है। ठीक, तो प्रस्तार का मतलब समझ में आ गया, फैलाना होता है। ठीक, फैलाव, किसका फैलाव? ताल का फैलाव। ठीक, ताल का एक आवर्तन हम क्या करेंगे? आवर्तन को हम बजा देंगे, उसके बाद ताल के पहले मात्रे से लेके दूसरी मात्रा को तालबद्ध और लयबद्ध में ही हम क्या करेंगे? इसको फैलाएंगे। ठीक, और नियम के अनुसार, ठीक, नियम के अनुसार और जो हमारा रूल है, ठीक, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे, इसको हम खंडित नहीं होने देंगे। ठीक, खंडित नहीं होने देंगे। फिर इसको क्या करेंगे? हम फैलाएंगे, तो वही क्या होता है? हमारा प्रस्तार होता है। ठीक, किसी ताल का एक आवर्तन बजाने के बाद उस ताल का हम फैलाव करने लगे, और फैलाव करते समय हम ये ध्यान दें
कि ताल का मात्रा हम ना बढ़ाएं, ठीक, ताल का मात्रा खंडित ना हो, ताल में सम खाली विभाग अपने निश्चित समय पे आए, उसका लय खंडित ना हो, ताल खंडित ना हो, और उसका हम विस्तार कर दे, तो ये क्या होता है, प्रस्तार कहलाता है। प्रस्तार करते समय किन घटकों का हम प्रयोग करते हैं, कायदा, परण, पलटा, ये सब क्या है हमारा, ये सब घटक है, इसको फैलाने का क्या है, एक ये पार्ट है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया, तो इस प्रकार से हमने आज हमने 10 प्राण अवतार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। 10 प्राण अवतार को हमने आज कवर करा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को रख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात ये हुई कि कल हम क्या लेकर आएंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे मींड खटका, ठीक, विस्तार पूर्वक, ठीक। मींड खटका को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वहां पे लेके चलेंगे, खटका के साथ एग्जाम्पल भी, और हम गा के भी उसको मींड कैसे होता है, खटका कैसे होता है, वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी कुछ कुछ चीजों को हम लेके चलेंगे, जिसके अंतर्गत मींड है, खटका है, आलाप है, वर्ण है, कर्ण है, और क्या होता है, घसीट होगा, ठीक। जो भी हमारा छोटा छोटा टर्म है वो कल होगा, बाकी आप लोग सिलेबस का फॉर्मेट देखोगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक। तो अभी हम परिभाषिक शब्दावली को लेके चल रहे हैं। परिभाषिक शब्दावली में कल 26वां टॉपिक चल रहा था और कल से हमारा 27वां टॉपिक चलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कल के क्लास में मींड, घटक, आलाप और वर्ण को लेके चलेंगे। आज के क्लास में हमने 10 प्राण अवतार को कवर कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं। टाइमिंग हमारा क्या है, 7:45, ठीक। जो लोग भी एमसीक्यू का क्लास यूट्यूब पे नहीं अटेंड कर रहा है, आप लोग करिए, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन हम डिटेल फॉर्म में लेके चलते हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि 20 ही क्वेश्चन केवल उसमें नहीं होता है, उसको डिटेल फॉर्म में अगर आप लेके चलते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो ये बात है रहा हमारा 5 बजे वाले क्लास का। बाकी आप सभी को पता है कि हम सैटरडे और संडे मैराथन लेकर आ रहे हैं, जिसमें 200+ हमारे प्रश्न होंगे और सभी PYQ ही हमारे प्रश्न है, ठीक। तो आपके लिए 3 काम हो रहा है एप्लीकेशन पे, 5 बजे वाला जो लाइव क्लास चल रहा है यूट्यूब पे वो, और जो हमारा मैराथन है वो। बाकी आपको MCQ का जो PDF है या मैराथन वाला जो PDF है आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे, मींड, खटका, आलाप, गमक, इन सब चीजों के साथ, ठीक, ग्राम के साथ भी। चलिए नमस्ते।